नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूँ ओमकार चौधरी। तो ईरान ने दुनिया के करीब-करीब 1 दर्जन नेताओं की एक लिस्ट जारी कर दी है और ये किलिंग लिस्ट है साहब। इसमें इन सब की हत्या का ऐलान किया गया है। इनको खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। आपको डैनियल डैनियल पर्ल की वीडियो ऑन कैमरा हत्या का अगर वो याद हो कि कैसे कपड़े पहना करके डैनियल पर्ल को काट दिया गया था बेदर्दी से। हालांकि जो जिनका जन्म बाद में हुआ उनको तो शायद वो तस्वीरें याद नहीं होंगी, पर लगभग वैसी ही तस्वीरें इन नेताओं को पहना करके, यानी एआई से इनकी तस्वीरें उन्हीं कपड़ों में, वस्त्रों में जनरेट करके इनके फोटो जारी किए गए हैं और कहा गया है कि पहले नंबर पर नेतान्याहू है, इज़राइल के प्रधानमंत्री, और दूसरे नंबर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। तीसरा नाम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का है और उसके बाद तो कई हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति भी हैं, इटली की प्रधानमंत्री भी हैं। इन सब को टारगेट बनाते हुए ये लिस्ट जारी की गई है। तो जोड़ लेते हैं, सीधे अमेरिका से जुड़ रहे हैं आदित्य सत्संगी जी। उनको जोड़ करके फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आदित्य जी नमस्कार, बहुत स्वागत है। आपको और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। तो पहले दर्शकों को जरा वो पोस्टर दिखा दें जो जारी किया गया है, प्रकाशित किया गया है। ये वो पोस्टर है, सबके नाम और पद लिखे गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कौन-कौन नाम है। इनमें बेंजामिन नेतान्याहू, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, और इसके अलावा जो नाम है वो मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री हेगसेट, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, इतालवी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जो भारत समेत दुनिया भर में मशहूर है, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भी इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। कैसे देखते हैं इस घटनाक्रम को आदित्य जी? ये एक तेहरान ईरान की म्यूनिसिपैलिटी का न्यूज़पेपर है, नाम है उसका हम शहरी, और ये तेहरान की म्यूनिसिपैलिटी से कनेक्टेड है। और उसने ये लिस्ट जुलाई 11 को रिवेंज लिस्ट करके पब्लिश करी है, जिसमें 13 यूएस, इजरायली, यूरोपियन पॉलिटिकल मिलिट्री फिगर्स हैं। और इसमें प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू भी हैं और डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम है, और जिसके लिए ट्रंप ने बोला भी था कि मैं 1000 बम गिराऊंगा, ऐसा बोला भी था। मुझे ये लिस्ट जो है एक प्रोवोकेटिव लगती है, क्योंकि इसमें आईआरजीसी बैकिंग नहीं है। ये एक प्राइवेट न्यूज़पेपर, जैसे भारत के विरुद्ध तो कितने लोग बात कर चुके हैं। लिंडसे ग्राहम अभी रहे नहीं, तो वो भी कैसी कैसी बातें कर चुके हैं, भारत को तोड़ देना है, ये कर देना है, उस प्रकार की लिस्ट है। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ ईरानियन उसको, ये लिस्ट तो वैसे भी गलत है, इसको मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगा इस तरह की बातें। लेकिन मुझे सीरियसनेस यहाँ पे नहीं दिखती इस लिस्ट में कुछ भी। अब इसमें एक व्यक्ति हैं, अब इसमें लिंडसे ग्राहम नहीं है कहीं पर भी लिस्ट में, विच मीन्स कि इसको मालूम ही नहीं है कि क्या चल रहा है इस न्यूज़पेपर में। लिंडसे ग्राहम वॉज द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ दिस वॉर। वो अभी यूक्रेन में भी थे, एक किलर ड्रोन को वेरीफाई कर रहे थे, और जो इन्होंने स्टेटमेंट्स बोले हैं इस युद्ध के फेवर में, तो इसलिए ये लिस्ट मुझे एक लगती है एक तरह की पब्लिक रिवेंज। ये सारे मुझे लगते हैं कि खमेनी के भक्त थे और उन्होंने ये न्यूज़पेपर वही चलाते हैं। तो ये
मुझे लोकल डोमेस्टिक प्रोपेगेंडा की मशीन लगती है। मुझे नहीं लगता कि ईरान के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो कुछ ऐसा कर सके। और इसका नाम है जॉर्जियो मेलोनी का। जॉर्जियो मेलोनी ने तो सपोर्ट किया है, वॉर के अगेंस्ट बात किया है। कियर स्टारमर ने वॉर के अगेंस्ट बात किया है। ब्रिटिश डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुए, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुए। फिर आप इमैनुअल मैक्रोन ने भी युद्ध में सपोर्ट नहीं किया। फिर आप देखें फ्रेडरिक मर्ज ने युद्ध में सपोर्ट नहीं किया। ट्रम्प का यही तो लड़ाई चल रहा है कि वाई यूरोपियंस आर नॉट सपोर्टिंग इन दिस वॉर। तो इनमें से बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया युद्ध में ना। बेंजामिन नेतन्याहू को तो पहले से थ्रेट है, बहुत पहले से थ्रेट है। आई एम इवन सरप्राइज कि इसमें मोदी जी का भी नाम नहीं है, यू नो, क्योंकि अगर होता तो जेन्युइन लिस्ट होती तो मोदी जी का नाम तो जरूर डालते ये लोग। बट तो इसलिए मुझे ये लिस्ट इतना नहीं लगता। लेकिन नॉनदलेस एनी थ्रेट इज ए थ्रेट, कि जिसको भी थ्रेट दिया है इन्होंने, एंड विच इज अब आप अमेरिकन मीडिया को देखिए कितना थ्रेट्स उन्होंने इशू किया कॉन्स्टेंटली। उन्होंने तो उड़ा ही दिया, थ्रेट भी नहीं दिया, उड़ा ही दिया, पूरा लीडरशिप ही उड़ा दिया, 26 लीडर्स मारे। सो इसको मैं जेन्युइनली नहीं लेता हूँ। इशू कुछ और है यहाँ पे। इशू ये है कि ये जो युद्ध है इस समय ईरान के ऊपर जो भारी बम्बार्डमेंट हुआ है, इसकी वजह से बहुत सारा लोकल डिस्ट्रक्शन हुआ है, बहुत ज़्यादा। अब आपको मालूम ही है, पीड़ित व्यक्ति हाय निकालता ही है हृदय से। तो ये वो वाला इशू मुझे लगता है कि इनके किसी परिवार के मेंबर्स का इस तरह कुछ हुआ होगा वहाँ पे इंसिडेंट, और इसलिए ये लिस्ट निकाली गई है। इसको IRGC ने भी बैक नहीं किया है, ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी बैक नहीं किया है, और किसी भी ऑफिशियल तरीके से इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। सो मुझे ये वो लगता है। अब यस आदित्य जी, ये तस्वीर देखिए, ये उस दिन की है जिस दिन अंतिम क्रिया की जा रही थी खमेनेई की, और उस समय प्रदर्शनकारियों के हाथों में भी डोनाल्ड ट्रंप और नेतान्याहू वगैरह के पोस्टर थे। बल्कि लगभग सभी दिन जब जब ये शोक वगैरह मनाए जा रहे थे, प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे थे, तो डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी तस्वीरें लेकर के उनके ऊपर प्रहार किए जा रहे थे और उनको मारने की बात कही गई थी। एक और स्टेटमेंट में आपको मुज्तबा खमेनेई का दिखा देता हूं, जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। खून का बदला खून। पिता के जनाजे के बाद मुज्तबा खमेनेई का बदला लेने का ऐलान। यूएस इजराइल पर खाई कसम। तो मुज्तबा का भी बयान आया है। तो हम इसको मेरे विचार से अगंभीर तरीके से तो नहीं ले सकते हैं। जब मुज्तबा ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से, भले ही वो म्युनिसिपैलिटी स्तर का एक अखबार हो, पर कहीं ना कहीं से उसने ये संकेत और संदेश तो लिया है, जिससे प्रेरित होकर के ये पोस्टर जारी किया गया है। बिल्कुल, ये वहाँ का लोकल एफिलिएट हो सकते हैं, लोकल लीडर्स हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। और देखिए, किसी के परिवार को आप मार दें और उसमें ऐसी भावना तो आएगी, ये साधारण व्यक्तियों में भी आती है। और अब इनके पूरे लीडरशिप खत्म हो चुकी है। द प्रॉब्लम उनके साथ है, ईरान के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो किसी भी तरह का रिवेंज लेने की स्थिति में नहीं है, किसी भी तरह का, पूरी दुनिया में। आपको याद होगा, ईरानियों ने भारत में 2 इजरायली डिप्लोमेट्स पे अटैक करवाया था दिल्ली में। एक अच्छा 10 साल हो गए उसको, और दैट वाज द मोस्ट शॉकिंग इंसिडेंट इन दिल्ली। और उसके बाद भारत ने बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए कि इनकी राइवलरी भारत नहीं पहुंचनी चाहिए, और उस तरह भारत ने रोका। तो ये पोस्टर्स लगाना गलत है, मैं तो बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ ये पोस्टर्स लगाना। लेकिन अब जिससे वो डील कर रहे हैं, इनका पूरी टीम को असैसिनेट कर दिया गया है, तो ये स्वाभाविक ह्यूमन इमोशंस है। अब वो प्रोटेस्ट भी ना करें। देखिए, एंग्लो सेक्शन का क्या होता है कि आप प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, आप रिवेंज की भी बात नहीं कर सकते, लेकिन वो सारा अटैक करके चले गए। मैं इसको उस दृष्टि से देख रहा हूँ। तो लेकिन इजराइल का रिकॉर्ड, सॉरी, ईरान का रिकॉर्ड रहा है कि उसने टेररिस्ट इंसिडेंट्स किए हैं, बहुत सारे किए हैं, एक दो नहीं किए हैं। हिजबुल्लाह के थ्रू, हमास के थ्रू बहुत टेररिस्ट इंसिडेंट्स किए, हूतियों के थ्रू हूतियों के थ्रू, करेक्ट। तो ये
इनका टेररिज्म का रिकॉर्ड तो बहुत पुराना है। तो इस तरह की बातें करके, और आपने देखा कि ये और पाकिस्तान एक ही लाइन पे आते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो दोनों के दोनों टेरर सपोर्ट करते हैं, एक इस ग्रुप के लिए, दूसरा दूसरे ग्रुप के लिए। भारत के लिए इसमें चिंता का विषय ये है कि ये भारत के बहुत करीब हैं, और भारत के अंदर इनके रिलीजियस हेड्स भी हैं भारत के अंदर। अमेरिका में नहीं है, बाकी किसी भी देश में जो थ्रेटन किया वहाँ पे नहीं है। भारत में इनके एक रिलीजियस हेड भी हैं। तो भारत के लिए बड़ा चिंता का विषय है कि अगर हम इनके फैक्शंस को हम भारत में सपोर्ट प्रमोट करते हैं, दैट इज़ अ बिग थिंग। आप थोड़ा वॉर का, लेटेस्ट वॉर का देखिए, आप एपिसोड देखिए। कल से आज तक अमेरिका ने 500 टारगेट्स पे अटैक किया है। 500 टारगेट्स में बहुत सारे सिविलियन सेंटर्स हैं, जहाँ पे अमेरिकन इंटेलिजेंस होगी या फिर इजरायली इंटेलिजेंस होगी, जहाँ पे दे अटैक देम। प्लस एक बड़े से टैंकर, ईरानी टैंकर पे भी अटैक हुआ। वो आपने देखा, यूएसएस कुर्जोन के थ्रू उन्होंने पहले इन्फॉर्म किया कि वी गोना डिसेबल द इंजन रूम, उन्होंने इंजन रूम पे अटैक किया। सो ऑल दीज अटैक्स के बाद ये सारे स्टेटमेंट्स आने शुरू हुए हैं। तो ये भी हो सकता है कि अमेरिकन मीडिया प्रिपेयर की जा रही है फॉर ए बिगर अटैक बाय द अमेरिका ऑन ईरान। बिगर अटैक जो अनफोर्सीन है। पीट हेक्सेल का भी स्टेटमेंट आया है, मच वर्स अटैक्स। तो कोई जस्टिफिकेशन चाहिए होगा, और मैं वेट कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं से ईरानी गवर्नमेंट डिनाई करे। मुझे लगता है कि ऑफिशियली उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन डिनाई करे। अगर डिनाई करते हैं, इसका मतलब कि ये देखिए, जब उन्होंने 31 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया मिलिट्री ऑपरेशन को ईरान के अंदर, तब से बहुत सारा इनका जो सेंट्रलाइज कंट्रोल खत्म हो चुका है ईरान के ऊपर। अब वो 31 डिस्ट्रिक्ट्स किस तरह डिसाइड करते हैं, वी डोंट नो। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी हार है, दुनिया के लिए बहुत बड़ी हार है, क्योंकि ईरान इज़ नॉट ए स्मॉल कंट्री। जाग्रोस माउंटेन का रीजन अलग है, कुर्दिस्तान का माउंटेन का रीजन अलग है। ऐसे 31 यूनिट्स हैं जिसमें सरकारें चल रही हैं, और कहीं पे भी यूनिफाइड कमांड नहीं है। द ओनली थिंग विच इज़ कीपिंग द कंट्री टुगेदर इज़ IRGC, नॉट खोमेनी, नोबडी एल्स। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह के स्टेटमेंट्स और आने वाले हैं, बाकी 31 जगह से भी आने वाले हैं। और ईरानियन नेशन का इतना रिसोर्सेज नहीं है कि वो इस तरह के ऑपरेशंस को कर सके। मुझे नहीं लगता ऐसा कर सकते। सो जब हम तो बड़ा क्लोजली इनको मॉनिटर कर रहे हैं, क्लोजली इनका हर न्यूज़ को देखते हैं, एंड AI को यूज़ करता हूँ मैं एक्सटेंसिवली टू सर्च ऑल दिस डेटा। लेकिन मुझे तो इनका कोई यूनिट का दिखता नहीं है कहीं पर भी। तो मुझे लगता है कि ये जस्टिफिकेशन है, वॉर और भी बढ़ने वाला है। आदित्य जी, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि अब तक के सबसे बड़े अटैक की तैयारी की भूमिका बना रहे हैं अमेरिकन, और उससे पहले एक आधार तैयार किया जा रहा है ताकि उसको जस्टिफाइड किया जा सके। क्या ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ईरान जो नेतृत्व है वो बटा हुआ है, IRGC अलग तरफ गाड़ी खींच रहा है, जो वहाँ की व्यवस्था है वो संभवतः अलग राग आलाप रहा है, और एक कोई तीसरा गुट भी है जो चाहता है कि अब बस बहुत हो गया, खत्म करो इसको। लेकिन 3 धाराएं वहाँ चल रही हैं और अमेरिका की समझ में ही नहीं आ रहा है। जैसे पाकिस्तान के साथ एक समय ऐसा था जब भारत पूछ रहा था कि हमें बात किससे करनी है, चुनी हुई सरकार जो कठपुतली सरकार है उससे, या जो यहाँ का इस्टेब्लिशमेंट है यानी मिलिट्री है, या जो आतंकवादी हैं उनसे जाकर के हम बात करें। तो आज तो खैर भारत किसी से भी बात करने को तैयार ही नहीं है, और क्यों करे भारत, भारत की कोई मजबूरी नहीं है। तो अमेरिका भी क्या ये महसूस कर चुका है, क्योंकि अमेरिका ने सीरियसली वार्ता के लिए प्रयास किया है, समझौते के लिए प्रयास किया है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने उपराष्ट्रपति तक को भेजा, उन तक को दांव पर लगाया है, तो मैं इसको सीरियस एफर्ट्स ही मानूंगा। तो अब अगर ईरान समग्रता में एक सही दिशा में नहीं बढ़ पा रहा है और अमेरिका कुछ ऐसी बड़ी कार्रवाई करता है,
तो फिर तो वो जस्टिफाइड होगा। देखिए क्या है कि ये बड़े युद्ध की तैयारी तो है और इंटेंसिफाई ऑपरेशंस की भी तैयारी है, लेकिन आप देखिए अमेरिका का जो पोस्चर है ये बदलता जा रहा है। एक तरीके से आप देखें कि अब जो है ऑल आउट वॉर की बात हो रही है। पहले बात हो रही थी लिमिटेड ऑपरेशंस और 31 भाग में डिवाइडेड है। जैसे आपने बताया पाकिस्तान के साथ एक समय ये हालत थी। अमेरिका को ये नहीं पता कि ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव क्या है, अभी कौन है यहाँ पर। मुस्तफा खुमैनी को बोला जा रहा था कि वो उनको मार दिया गया, एक न्यूज़ आई थी बीच में कि उनको भी ख़त्म कर दिया गया है। तो ये प्रॉब्लम, और जो ईरानी जो प्रेसिडेंट है ऑफिशियल पेस्कियां, ये ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, सर्जन है वो बाय प्रोफेशन। जी मुझे हाँ। नहीं लगता कि उनको कोई कंसल्ट भी कर रहा है। अराक्ची जो कि एक न्यूज़ आई थी कि अब वो नहीं रहे, वो भी थोड़ा खंडित हो गई। तो ये जो कांस्टेंट असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हैं कि ये बाहर निकले, उन पे अटैक किया जाए, मुझे नहीं लगता ये टॉक्स कहीं अब जाने वाली है कहीं पर भी। अब मन बना लिया गया है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वंस एंड ऑन फॉर ऑल ईरान को पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए। और ये इस तरह के जो थ्रेट्स हैं, चाहे वो डेलिब्रेट हो या प्लांटेड न्यूज़ हो या वो, उसको ही यूज़ किया जाएगा। आप इतिहास देख लीजिए, WMD का जो प्रोपेगेंडा था इराक के अगेंस्ट, फिर उसके प्रोपेगेंडा था, तो दीज ऑल प्रोपेगेंडाज वर यूज्ड। तो कहीं ना कहीं इसको जस्टिफाई किया जाएगा एक्सपेंडेड मिलिट्री ऑपरेशन को। मुझे यही बस लगता है, इसमें और कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है। और एक और बात आप समझिए कि ईरान के विरुद्ध कुर्दों ने लड़ना मना कर दिया है। सो जो कुर्दिस्तान वाला रेबल का जो रिवोल्ट करने की कोशिश थी वो मना हो चुका है। तुर्की ने अपने बेसिस यूज़ करने से मना कर दिया, साइप्रस ने अपने बेसिस यूज़ करने से मना कर दिया। सो नाउ यहाँ पे अब, और अमेरिका ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, ये पब्लिक न्यूज़ है, तो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर 20 शिप्स प्रोएक्टिवली डिप्लॉय किए हैं टू गो इनसाइड द हॉर्मुज स्ट्रेट। तो मुझे मुझे ये लगता है कि ये वॉर अब इंटेंसिफाई होगा इन ए मच बिगर स्केल। कहीं ना कहीं पे एक स्क्रिप्ट एग्री कर ली गई है डी डॉलराइजेशन की, डी मोनेटाइजेशन की, और मुझे लगता है कि युद्ध बड़ा किया जाएगा, उसके पीछे कुछ और होगा। आप सारे इंसिडेंट्स देखिए कि वॉर इज़ ए फ्रंट, लेकिन पीछे कुछ बड़े डिसीजंस लिए जा रहे हैं। जैसे फीफा के समय में आप देखिए कि भारत का ही बड़ा डिसीजन आया, क्रिप्टो हम यूज़ नहीं करेंगे। ओके, सो इट्स ए फ्रंट फॉर समथिंग एल्स। लोग तैयार रहने चाहिए अमेरिकन से स्पेशली। कोई फाइनेंशियल डिसीजन, कोई मॉनेटरी डिसीजन या बैंक्स का कोई डिसीजंस आए, दैट शुड बी मोर थिंग। ये डिस्ट्रैक्शन है ये। और ये जो बार-बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान ईरान कर देता है, हफ्ते में कम से कम 2 बार तो बंद कर ही देता है। इससे दुनिया के बाकी देश भी अब दुखी हो चुके हैं। देखिए, बहुत सारे देशों में ऑयल क्राइसिस ऑलरेडी, और इससे महँगाई वो 7वें आसमान पर पहुँच रही है। चलो, भारत तो बड़ा देश है और यहाँ पर इस सरकार ने जो सही काम किए हैं, उनमें एक ये भी है कि कम से कम 2 महीने तक, 3 महीने तक कम से कम तेल का संकट खड़ा नहीं होगा, क्योंकि उतना संग्रह करके रखते हैं, उतनी कैपेसिटी बना ली गई है। लेकिन भारत भी एक बार को तो हिल गया था। उसने भी जो व्यावसायिक काम आने वाले गैस सिलेंडर हैं, उनकी सप्लाई रोक दी थी। तो ये सब देश अब दुखी हो रहे हैं कि भई, और वैसे इसका ठीकरा केवल ईरान के सिर पर नहीं फोड़ा जा रहा है, इसका ठीकरा अमेरिका के सिर पर भी फोड़ा जा रहा है कि अमेरिका ये सब ना करता, तो स्ट्रेट हॉर्मुज से तो कोई शिप्स रोका ही नहीं जा रहा था, सब आवाजाही एकदम स्मूथ थी, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो पंगे के लिए तो जिम्मेदार अमेरिका को भी माना जा रहा है। देखिए अमेरिका का एक हिडन ऑब्जेक्टिव है कि भारत की इकोनॉमी ग्रो ना हो। डिप्टी स्टेट सेक्रेटरी ने बोला है खुल के। और अमेरिकन ब्लॉकेड की वजह से ज़्यादा शिप्स रुके हैं एज कम्पेयर टू ईरानियन ब्लॉकेड ऑफ हॉर्मुज स्ट्रेट। ईरान के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, अगर हम न्यूट्रली देखें कोई और ऑप्शन मिलिट्री साइड में कोई ऑप्शन नहीं है अदर देन क्लोजिंग डाउन द हॉर्मुज स्ट्रेट।
अमेरिका के पास ऑप्शंस हैं, लेकिन वो भी डिपेंडेंट है हॉर्मुज़ स्ट्रेट के ऑयल से। तो अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होता है, ईरान करता है, तो अमेरिका को नुकसान ज़्यादा होता है। अमेरिका बोलता है कि अगर मेरे को तेल नहीं तो किसी को भी तेल नहीं, उससे दुनिया को नुकसान होता है। अभी आप इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में आप देखिए तो ओनली कंट्री जिसका तेल निकल रहा है, मतलब तेल ले जा पा रहा है, वो चाइना। चाइना इज द ओनली वन विच इज टेकिंग, जबकि उसके पास 1 बिलियन बैरल्स का स्टोरेज है, 6 महीने का स्टोरेज है, बट स्टिल इट इज एबल टू टेक ऑयल आउट ऑफ ईरान। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर टारगेट तो मुझे सिर्फ भारत ही दिखाई देता है एज ए मेजर इकोनॉमी, और जिसको मोदी जी ने बड़ा एक्सपर्टली मैनेज किया है थ्रू रशिया, एंड थैंक्स टू रशिया ऑल्सो, जिसको मैनेज किया उन्होंने बहुत अच्छी तरह। लेकिन अमेरिका का हालत बहुत खराब हो गया है, बिकॉज द ऑयल बेस्ड इन्फ्लेशन हैज गॉन अप 40%। 40% तेल का जो प्राइस है, गुड्स का प्राइस भी काफी उसके मैनेज होगा। तो ईरान के पास अगर आप सिर्फ मिलिट्री दृष्टि से देखें तो कोई और चारा नहीं है, वो यही एक चारा है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी को, अमेरिका को बोलना पड़ेगा, आइदर यू ब्रिंग इट टू ए कंक्लूजन और आप छोड़ के निकल जाओ। लेकिन उसमें इसराइल का प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि एजेंडा पूरा इसराइल का है टू फिनिश ईरान वंस एंड फॉर ऑल। तो ये मतलब कैट एंड वो हो गया कि क्या आया पहले, अंडा आया या मुर्गी आई, वो वाला एपिसोड हो गया है। तो कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज को बैक डाउन करना पड़ेगा, और दोनों ही कंट्रीज, आपने बिल्कुल सही बोला कि दोनों कंट्रीज आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ऑयल एम्बार्गो अमेरिका ने लगाया है और इन्होंने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद किया है। तो नाउ कहीं ना कहीं पे जो ओमान के वाटर्स में अटैक किया गया, दैट वाज अनफोर्सिन, कि ओमान के पानी में अटैक किया, ओमान की खाड़ी में अटैक हुआ, जिससे भारत के बड़े अच्छे संबंध हैं ओमान के साथ। तो इनफैक्ट अल दुख्म बेस पे अटैक हुआ, अल दुख्म बेस पे अटैक हुआ, जो इसमें भारतीय शिप्स भी खड़े होते हैं, भारतीय नेवल शिप्स भी वहां पे खड़े होते हैं। सो वो जॉइंट ऑपरेशन चलता है भारतीय नेवल शिप्स का 5th फ्लीट के साथ। आपको पता ही है कि 5th फ्लीट के साथ भारतीय नेवी का बहुत क्लोज कोऑपरेशन है। तो ये इंसिडेंट्स ये दिखाता है कि ये युद्ध एक निर्णायक स्थिति पे आ रहा है, और दुनिया बोल रही है अमेरिका को, आइदर यू वाइंड अप और छोड़ो। अब उसको जस्टिफिकेशन चाहिए एक्सेसिव बॉम्बिंग करने का, तो ये दिस बिकम्स अ जस्टिफिकेशन फॉर दैट। और ये तेहरान म्यूनिसिपैलिटी से हो सकता है, ये न्यूज़ तो वो लोग पैसे ही छापते रहते हैं, आपको पता ही ना ईरान में क्या क्या न्यूज़ छपती रहती है। आप उनके जो न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करेंगे एआई पे जाके, आपको पता लगेगा कितनी थ्रेट्स देते रहते हैं वो लोग डेली। कभी अमेरिका का झंडा जलाते हैं, कभी भारत का झंडा जलाते हैं, करीब उनके 3 ही तो मेन दुश्मन है, अमेरिका, भारत और इजराइल। कितने बार झंडे जलाते हैं। तो ये जो लिस्ट है जिसमें यूरोपियन लीडर्स इन्वॉल्व, जिनको लेना देना ही नहीं है इस युद्ध के साथ। सो मुझे लगता है कि इट्स अ जस्टिफिकेशन फॉर ए बिगर वॉर, और शायद भारत का भी इंटरेस्ट वही रहेगा, क्योंकि देखिए आपने देखिए चाबर पर अटैक किया, बर्बाद कर दिया उसको। भारत का उसमें $120 मिलियन का इन्वेस्टमेंट था। सो वो इसलिए था कि चाइनीज को बेस ना मिले, इसलिए किया था। आपके शो में मैंने बताया था कि ग्वादार और चाबार का कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये एक बिगर वॉर की तैयारी है। मुझे लगता है कि मंडे तक आते आते कहीं ट्रम्प ये ना बोल दें कि सीज फायर वापस, क्योंकि अभी फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ये 5 दिन युद्ध चलता है, और फिर मंडे को पीस की बातें शुरू हो जाती हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे पीस चलती है, फिर थर्सडे को वापस अनाउंस हो जाता है। अभी एक इंसिडेंट था टर्की में, जब राष्ट्रपति ट्रम्प गए थे, कि उनका प्लेन बदल दिया गया, बोला गया सिक्योरिटी नहीं थी, नया प्लेन जो उन्होंने कतार से मिला था। अब वो इतना फनी इंसिडेंट है वो, कि वो प्लेन आप कैसे यूज कर सकते हैं सिविल राष्ट्रपति के लिए, और वो खुद गए उस प्लेन में, तो जाते हुए कोई गड़बड़ी नहीं थी, आते हुए गड़बड़ी क्यों थी? सो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ और ही चल रहा है, विच वी नो कि कोई जस्टिफिकेशन चाहिए। और मिड टर्म भी आ रहा है, उसको मत भूलिए, इलेक्शंस आ रहे हैं। पिछली मैं बार भी अगला फाइट 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 फाइट। अगला सवाल मैं उसी पे ही करने जा रहा था। इनफैक्ट जो नोट्स बनाए जाते हैं शो में, उस पर मैंने 3 लाइन लिखी हैं। पहली लाइन है, क्या ट्रम्प फंस गए हैं?
मिड-टर्म से पहले विजेता घोषित करना चाहते थे अपने आप को और ऐसे फँसे हैं कि अभी तो मामला गले में अटकने वाली बात है। ना उगलते बन रहा है, ना निगलते बन रहा है। बहुत ही सही आपने बोला, ना उगलते बन रहा है, निगलते बन रहा है। बिकॉज़ ये जो हड्डी फँसी है ईरान युद्ध की, ये सेल्फ डैमेज है, बहुत बड़ा सेल्फ डैमेज है। और ये जो मिड टर्म के इलेक्शंस आ रहे हैं, अभी कोई और चारा नहीं है वोटर बेस को यूनाइट करने का, कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ी थ्रेट है और अमेरिकन्स थक चुके हैं थ्रेट का नाम सुन के। पहली बात तो उनको साबुन बेचने वाले भी थ्रेट बताते हैं कि बहुत बड़ी थ्रेट है, आपकी स्किन खराब हो जाएगी। तो दे आर टायर्ड ऑफ बीइंग सोल्ड लाइज। तो मिड टर्म के लिए उनका जो बेस है, वो जो मागा बेस है, मागा बेस बहुत ही नाराज चल रहा है ट्रम्प से। लेकिन अगर वो ये दिखाते हैं कि उन्होंने ईरान की प्रॉब्लम खत्म कर दी, जो माचो इमेज दिखाना चाहते हैं कि आई एम द वेरी स्ट्रांग प्रेसिडेंट, वो मौका नहीं दे रहा है ईरान कुछ करने का। अब और क्या यूज कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन के बराबर के अलावा? इस समय क्या यूज करते हैं? पूरी ताकत तो यूज कर ली उन्होंने, B-2 बॉम्बर से बॉम्बिंग कर दी। और मुझे एक चीज बड़ी सरप्राइजिंग दिखाई थी, आपके दर्शकों को मैं बताता हूँ, कि F-22 जैसे जो एडवांस प्लेन्स हैं, वो दिखाई दिए इसराइल से जाते हुए टूवर्ड्स द वेस्ट। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इतना अगर मेजर ऑपरेशन चल रहा है, तो इतने इंपॉर्टेंट प्लेन्स क्यों छोड़ के जा रहे हैं? तो वो तो उसका जस्टिफिकेशन था कि टू इवेड फ्रॉम ईरानी अटैक्स। मतलब आपके फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स भी वहां घुस नहीं सकते। सो ये इट मेक्स मी मोर सस्पेक्ट कि ये कुछ और कारण है, ये मेन कारण नहीं है। और वही हम लोग थोड़ा सा एजुकेटेड स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि वो जो एग्जैक्ट कारण इसका यही है कि मिड टर्म आने वाले हैं, ऑपरेशन फटाफट खत्म करो, गेट आउट ऑफ इट। और कुछ जस्टिफिकेशन चाहिए, फिर उसके बाद इसराइल को बोला जाएगा कि नाउ यू मैनेज योरसेल्फ। ऑलरेडी नेतन्याहू बोल चुके हैं हमें भारत के साथ हमारी अच्छी दोस्ती है, बट नेतन्याहू को मालूम होना चाहिए कि भारत को इन्वॉल्व नहीं होगा किसी भी बिल्कुल। इस ऑपरेशंस में। देखिए, मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कि हमारी और आदित्य जी की ये जो अ, सोच है, थॉट प्रोसेस है कि इन पॉइंट्स पर चर्चा हो गई है, तो अब अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है? और जैसे ही मिड-टर्म पोल की उन्होंने बात कही तो मेरी हँसी छूट गई, क्योंकि मैंने अपनी नोट्स बना रखे थे, अगले सवाल क्या है? और आप देख सकते हैं, क्या ट्रम्प फँस गए हैं? मिड-टर्म से पहले विजेता घोषित करना चाहते थे खुद को और इसीलिए फिर आदित्य जी भी मुस्कुराए कि हाँ, यही बात अब इस पर डिस्कशन होना चाहिए था। तो आदित्य जी, इसी नोट पर आज खत्म करेंगे प्रोग्राम और बहुत धन्यवाद आपका इतना समय निकालने के लिए और बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझाने के लिए कि जो थ्रेट दी गई है, किलिंग की और तमाम दूसरी चीज़ें, वो कितनी सीरियस हो सकती हैं, कितनी नॉन सीरियस हो सकती हैं और डोनाल्ड ट्रम्प भी खुद कह चुके हैं, अभी दूसरा या तीसरा दिन ही है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरी हत्या की जा सकती है और जो टारगेट लिस्ट बनाई गई है उस पर टॉप पर मेरा नाम है, तो इसमें वो थोड़ा-सा अतिरेकपूर्ण बात कह गए। टॉप पर तो नेतन्याहू ही हैं, ट्रम्प साहब सेकंड नंबर पर ही हैं, बाद में लिस्ट में कोई और आते हैं। हालाँकि इस लिस्ट को जैसा आदित्य जी कह रहे हैं कितना सीरियसली लिया जाए, ये अपने आप में एक विषय है, लेकिन खतरा तो ट्रम्प साहब पर है। उन पर 3 अटैक ऑलरेडी हो चुके हैं, तो वो ट्रैक किए जा रहे हैं और उनको इस बात का बहुत अच्छे तरीके से पता भी है। आदित्य जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए और दर्शकों से निवेदन है कि आप अगर ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाएँ, वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आदित्य सत्संगी जी के चैनल का नाम है सत्तोलॉजी, उनको भी सहयोग करें और सब्सक्राइब करें। आदित्य जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे शायद? एक्चुअली इजरायली लॉबी को ध्यान देना चाहिए, अमेरिकन गवर्नमेंट को ज़्यादा।
बड़ी बात आपने कह दी है। इज़राइली लॉबी किस तरीके से वहाँ हावी है, ये सब जानना समझना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत थैंक ज़रूरी यू है। सो मच। थैंक यू। जी।